क्रिसमस पर गरीब के घर जादुई खाना। बहुत तेज भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम दोनों यहीं पर चूल्हे के सामने बैठे रहो, ठंड बहुत हो रही है। मैं अभी तुम्हारे लिए चटनी पीस कर लाती हूँ। ममता सिलबट्टे पर चटनी पीसती है, जिसके बाद वो चूल्हे के अंदर जलती हुई आग में रोटियां बनाना शुरू कर देती है। उसके पास उसके दोनों बच्चे बैठे होते हैं। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है, तभी जंगल से महेश लकड़ियां काट कर लाता है। ममता, ज्यादा लकड़ी नहीं मिली, और तुम्हें पता है ना कि कभी भी बरसात हो जाती है तो लकड़ी गीली हो जाती है। अरे सूखी लकड़ियां तो गांव वाले बहुत पहले ही ले गए। कोई बात नहीं जी, इन्हें यहीं पर चूल्हे के पास रख दो, यहाँ की गर्माहट से थोड़ी थोड़ी सूख जाएंगे। ममता चूल्हे पर रोटियां बनाने के बाद चटनी के साथ अपने पूरे परिवार को खाना देती है, जिसके बाद वो रात के समय अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में जाकर सोने लगते हैं। लेकिन छत से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आने लगती है और उन बेचारों के पास केवल एक ही चादर थी, जिसे उन्हें ओढ़कर सोना था। माँ, बहुत ठंड लग रही है। माँ, मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी छत से बर्फ की हवाएं घर के अंदर आ रही हैं। पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाता है, वरना मैं छत की मरम्मत करवा देता। कोई नहीं जी, आयशा को मैं अपने पास लेटा लेती हूँ और आप भोलू को अपने पास लेटा लीजिए। शरीर की गर्माहट से शायद उनकी थोड़ी ठंड कम हो जाएगी। ममता के कहने पर महेश अपने बेटे भोलू को अपने पास लिटाता है और आयशा अपनी माँ ममता के पास लेट जाती है। उस एक चादर में पूरी रात उन्हें गुजारा करना पड़ता है। अगले दिन वो भट्टी पर काम करने पहुंच जाते हैं। भट्टी पर बहुत गर्मी होती है, सुबह से शाम तक आग जलती रहती है, जिसके कारण उन्हें ठंड महसूस नहीं होती और वो भूखे रहकर भी पूरे दिन काम करते हैं। शाम को वो पैसों की लाइन में लग जाते हैं। अच्छा हुआ शनिवार आ गया, जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से घर की जरूरत का सामान ले आएंगे। तभी पैसे देने वाला मुनीम वहां से उठकर जाने लगता है, जिसे जाता हुआ देखकर महेश उसके पास जाता है और कहता है, अरे भाई साहब, आगे के लोगों को तो तुमने पैसे दे दिए, लेकिन हमारे पैसे क्यों नहीं दिए? मालिक ने जितने पैसे बांटने के लिए दिए थे मैंने सारे बांट दिए हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कल अपने पैसे ले जाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी काम के लिए और पैसे के लिए इतवार के दिन भी आ जाते हैं। लेकिन उस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसके चलते मुनीम उन्हें और बाकी के एम्प्लॉइज को काम के लिए मना कर देता है। हमारी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं क्यों हमारी किस्मत में इतना कुछ लिखा है, सिर्फ दुख के अलावा और कुछ मिला ही नहीं आज तक। ऐसा मत कहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर विश्वास रखो। वो दोनों वापस घर लौट आते हैं। बारिश की वजह से कई दिन तक काम नहीं चलता और उन दोनों पति पत्नी को घर का गुजारा करने के लिए लोगों के घर मजदूरी करना पड़ता है। ममता, तुम्हें कितनी बार बोला है, फर्श को ढंग से साफ किया कर। अरे मेरा चेहरा चमकता चाहिए, इस तरह साफ किया कर। ये देख, कितने निशान बने हुए हैं फर्श पर। जी मालकिन, मैं कपड़े से साफ कर दूंगी। तभी ममता की मालकिन का पति अपने बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज के कपड़े, खिलौने और एक क्रिसमस ट्री लेकर आता है। अरे वाह पिताजी, ये तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है। ये सेंटा क्लॉज के खिलौने और ये कपड़े तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ पिताजी, ये तो सचमुच बहुत प्यारे हैं। अरे वाह, इस बार तो बिना बोले ही आपने क्रिसमस का सारा सामान लाकर रख दिया। चलो अच्छी बात है, मैं भी क्रिसमस वाले दिन गाजर का हलवा बनाकर खिलाऊंगी अपने दोनों प्यारे बच्चों को। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे हाथों का गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट होता है। इतना प्यार, इतनी सारी खुशियां देखकर ममता अपने मन ही मन सोचती है, काश मैं भी अपने दोनों बच्चों के लिए क्रिसमस डे पर क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज के कपड़े और उनके लिए खिलौने लेकर आ पाती। मेरे दोनों बच्चे भी बहुत खुश हो जाते। ममता ठंड में जैसे तैसे करके अपना सारा काम पूरा करती है और वापस अपने घर पहुंच जाती है। उस दिन उनके घर पर खाने का एक दाना तक नहीं होता। ऊपर से मौसम बिगड़ने की वजह से उनके घर के अंदर बहुत ज्यादा ठंड होती है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, हर गरीब इंसान बस एक ही बात सोचता है कि उसकी गरीबी कब मिटेगी। मैं भी बस यही सोच रही थी। सेंटा क्लॉज हर किसी की इच्छाओं को पूरा करते हैं, उन्हें तोहफे देते हैं। काश सेंटा क्लॉज हमें भी कुछ दे दे, जिससे हम अपने बच्चों को कभी भूखा सुला ना पाए। तभी अचानक से उनके घर का दरवाजा बजता है। इतनी रात में हमारे घर के बाहर कौन आया होगा? वैसे बाहर से घोड़े की आवाज आ रही है और जैसे कोई घंटी बजा रहा हो। मेरे साथ बाहर चलिए जी,
देखते हैं क्या है बाहर। जैसे ही ममता और महेश दोनों बाहर आते हैं, उनके सामने सेंटा क्लॉज की बग्गी और खुद सेंटा क्लॉज खड़ा होता है। Oh, jingle bell, jingle all the way. Oh, what a fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bell, jingle the bell. Oh, jingle bell, jingle all the way. Oh, what a fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bell, the bell. ओहो, क्या सच में मैं एक सेंटा क्लॉज को देख रही हूँ? आज अपनी आंखों पर यकीन हुआ कि सेंटा क्लॉज भी होते हैं और लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। सेंटा क्लॉज होते हैं और सभी बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन वो आप जैसे गरीबों की भी मदद करते हैं। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? भगवान ने हमें जो 2 हाथ पैर दिए हैं, हम उनका इस्तेमाल करके कमा सकते हैं। हाँ सेंटा क्लॉज, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। हमने आपको देख लिया, हमारे लिए इतना ही काफी है। तुम तो बहुत खुददार इंसान हो। चलो, इसी बात पर तुम मेरी मदद करो। दरअसल अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे गांव भर में ये सारे तोहफे बांटने हैं, तो तुम मेरे साथ आ जाओ और ये तोहफे बांटने में मेरी मदद करो। सेंटा क्लॉज की बात मानकर ममता और महेश दोनों उसकी बग्गी में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो पूरे गांव में यहाँ से वहाँ घूमते हैं और हर एक घर के बाहर बच्चों के लिए तोहफे रखते हैं। देखते ही देखते वो सेंटा क्लॉज के सारे तोहफे सभी घरों के बाहर पहुंचा देते हैं। आखिर में सेंटा उन्हें वापस उनके घर के बाहर ले जाता है, जहां सेंटा के पास एक आखिरी तोहफा होता है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास बस एक आखिरी तोहफा है। ये एक घंटी है। जब भी तुम इसे बजाओगे तो तुम्हारे सामने तुम्हारी इच्छा अनुसार खाना प्रकट हो जाएगा। लेकिन हम आपसे ये तोहफा नहीं ले सकते। ये तुम्हारा हक है। तुमने मेरी इतनी मदद जो की है। चलो, अब इसे संभाल कर रख लो और मैं चलता हूँ। टाटा, बाय बाय। अगले साल फिर आएगा सेंटा क्लॉज। सेंटा ऐसा कहने के बाद वहां से चला जाता है, जिसके बाद महेश और ममता दोनों उस घंटी को लेकर घर के अंदर आते हैं। सबसे पहले महेश उस घंटी को देखता है और उसके बाद उसे बजा देता है। तभी उसकी इच्छा अनुसार वहां पर शाही पनीर की सब्जी, मलाई कोफ्ते, तंदूरी रोटी और रायता प्रकट हो जाता है। अरे वाह, ये तो गजब ही हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस घंटी को बजाते ही जो इच्छा अनुसार खाना है वो हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। लाओ जरा, इस घंटी को मैं भी बजाकर देखती हूँ। ममता ऐसा कहने के बाद उस घंटी को बजाती है, जिसके बाद वहां उसकी इच्छा अनुसार गाजर का हलवा और कई सारी चीज प्रकट होती है। मैं भी अभी यही सोच रही थी कि अपने बच्चों को गाजर का हलवा कैसे खिलाऊंगी, और देखो अब मेरे सामने गाजर का हलवा है। ममता और महेश दोनों ही बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो घंटी बजाकर अपने दोनों बच्चों की इच्छा अनुसार उनका खाना भी प्रकट कर देते हैं, जिसके बाद वो उस रात पेट भर कर खाना खाते हैं। अगले दिन वो उस घंटी के चलते अपने ही गांव में एक छोटा सा खाने का ठेला लगा लेते हैं, जिसके चलते वो लोगों की इच्छा अनुसार उस घंटी से जादुई खाना प्रकट करते हैं और लोगों से एक बार का 100 रुपए लेते हैं। जरा देखो ममता, पूरे दिन इस ठेले पर खाना बेचने से हमें कितने सारे पैसों का मुनाफा हुआ है। इतने सारे पैसे तो मैंने कभी भी नहीं देखे होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए अब घर चलते हैं, लेकिन चलने से पहले घर के लिए गर्म रजाई भी लेते हुए चलेंगे। अब महेश और ममता दोनों के पास जादुई घंटी थी, जिससे वो जादुई खाना प्रकट कर लेते हैं और इसी के चलते हुए अपनी दुकान चलाते रहते हैं। अब उनके पास ना तो पैसों की कमी थी और ना ही खाने की। जब जब उन्हें कुछ भी खाने का मन होता तो वो उस घंटी को पकड़कर बजा देते हैं। देखते ही देखते उनकी दुकान बहुत अच्छे लेवल में चलने लगती है और वो दोनों अच्छा खासा कमाने लगते हैं। इसी के चलते उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे माँ, और कितना समय वेस्ट करवाओगी ये मुहूर्त निकलवाने में? हाँ, अरे तू अपना मुंह बंद करके चुप रहे। तुझे पता है ना, मुहूर्त के हिसाब से अगर कोई काम होता है तो वो बहुत अच्छा और शुभ होता है। अरे बेटा रहने दे, नहीं तो तेरी माँ के सिर पर चंडालनी आ जाएगी और तेरा भूत उतार देगी। सही कह रहे हो पिताजी, माँ को अगर गुस्सा आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगी। अंकित की बात पर विनोद भी खिलखिला उठता है। तभी कोकिला अंकित से कहती है, अरे बेटा, ये तो बता, तूने अभी तक अपनी होने वाली पत्नी की मुझे तस्वीर नहीं दिखाई। अरे कब दिखाएगा उसकी तस्वीर? जरा मैं भी तो देखूं तेरी होने वाली पत्नी दिखती कैसी है। उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, एक नाक है और एक पूरा शरीर है, जैसे कि हर किसी के अंदर होता है। और माँ, आप भी ना कैसी बातें करती हो। अभी मेरे पास फोटो है नहीं और फोटो में देखकर क्या ही करोगी। कुछ समय में
हमारी शादी हो जाएगी, तब आप अपने सामने ही देख लेना कि आपकी बहू कैसी लगती है। वैसे भी आप उसकी मुंह दिखाई तो करोगे ही। अंकित के ये कहने पर कोकिला चुप रह जाती है, जिसके बाद वो अपने बेटे विवेक से कहती है, इससे अच्छा तो मेरा बेटा विवेक है, छोटा है और उसने अपनी पसंद की लड़की भी अंग्रेजन ढूंढी है। अब तो पूरे खानदान में हमारे ही चर्चे होने वाले हैं। अरे जैसी अतरंगी माँ वैसे ही अतरंगी बेटा अपनी ही तरह एक अतरंगी सतरंगी बहू लेकर आने वाला है। पिताजी, मेरी अंग्रेजन होने वाली पत्नी बेशक अंग्रेजन है, लेकिन उसके अंदर संस्कार बिल्कुल हिंदुस्तानियों की तरह है, क्योंकि उसके पिताजी भी हिंदुस्तानी थे। विवेक की बात सुनने के बाद विनोद वहां से चला जाता है। ऐसे ही बहुत देर बाद पंडित एक मुहूर्त निकालता है। 1 हफ्ता बाद बहुत अच्छा मुहूर्त है, सारे ग्रह शांत बैठे हैं, लेकिन उसके बाद जो मुंह दिखाई की रस्म होती है उसे करने के लिए आपको 1 हफ्ता लग जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी? मुंह दिखाई की रस्म तो शादी के अगले दिन ही होती है, फिर हमें मुंह दिखाई की रस्म करने में 1 हफ्ता क्यों लगेगा? बहन जी, शादी के मुहूर्त के बाद सारे ग्रह एक स्थिति पर आ जाएंगे और उनका एक स्थिति पर आना अच्छा नहीं है। इस समय अगर आप बहू के चेहरे न देखो तो ही अच्छा है। चलो पंडित जी, आप जैसा कहते हो हम वैसे ही करेंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी परेशानी या विपदा आए। पंडित के कहे मुताबिक 1 हफ्ते बाद की शादी की तारीख निकल जाती है। कोकिला बहुत धूमधाम से अपने दोनों बेटों की शादी करती है और अपनी बहू को घर पर ले आती है, जिसमें से एक अंग्रेजन होती है और एक बहू बहुत लंबा घूंघट और पूरी बाजू के कपड़े पहनकर रखती है। अरे बहू, क्या बात है, तूने बड़े ढके ढके कपड़े पहने हैं। दरअसल माँ जी, बात यह है कि ठंड आने वाली है और आपने बताया था कि मुहूर्त के हिसाब से हमें 1 हफ्ते बाद की मुंह दिखाई की रस्म रखनी है। बस इसीलिए इतना लंबा घूंघट किया है और पूरी बाजू के कपड़े पहने हैं। अच्छा बहू, ऐसी बात है, चल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी बात का मान रख रही हो। कोकिला ऐसा कहती ही है कि इतने में उसकी अंग्रेजन बहू एलिना अपना घूंघट हटा देती है। ओहो, कितना भारी घूंघट है ये, मुझसे तो घूंघट किया जा ही नहीं रहा। बड़ी ही घुटन महसूस हो रही थी। माँ जी, मैं तो बिना घूंघट के ही रहना चाहूंगी। अलीना अंग्रेजन थी, जिसके चलते कोकिला उसे कुछ नहीं कहती। तेरा ही डर था बहू, मुझे पता था कि तुझसे घूंघट नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, अब तूने हटा दिया तो हटा ही दिया। चल बहू, तू भी अपना घूंघट हटा दे। कोकिला के इतना कहते ही भूमि अपने घूंघट को पकड़ लेती है और कहती है, नहीं माँ जी, मैं अपना घूंघट ऊपर नहीं करना चाहती, मैं तो बस ऐसे ही ठीक हूँ। 1 हफ्ते बाद जब मेरी मुंह दिखाई की रस्म होगी तब मैं अपना घूंघट ऊपर करूंगी। उससे पहले मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल में कोई भी गड़बड़ हो। ये सुनकर कोकिला उसे कुछ नहीं कहती। घर के सभी सदस्य दोनों बहू के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं और दोनों को ही एक समान समझते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है और कोकिला अपने घर पर मुंह दिखाई की रस्म रखती है। आज मैंने पूरे मोहल्ले को इनवाइट किया है अपने घर पर। आज तो मेरी दोनों बहू की मुंह दिखाई की रस्म है। जरा देख कर आऊं, भूमि अभी तक तैयार हुई या नहीं। कोकिला जैसे ही उसके कमरे में जाती है, उसने घूंघट हटा रखा होता है। वो फौरन अपनी सास के आते ही घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेती है। ओहो बहू, तू घूंघट ऐसे ढक रही है जैसे मैं तेरा कोई जेठ या ससुर हूं। अरे माँ जी, मुंह दिखाई की रस्म अच्छे से होनी चाहिए ना। आप मेरा चेहरा बस थोड़ी ही देर में देख लोगी। अच्छा बहू, थोड़ी देर में पूरा मोहल्ला आने वाला है घर पर, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना। कोकिला ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में दोनों बहू घूंघट करके मुंह दिखाई के रस्म के लिए हॉल में आ जाती हैं और कुर्सियों पर बैठ जाती हैं। देरी किस बात की है? एक के बाद एक मुंह दिखाई की रस्म कीजिए और मेरी दोनों बहू को उनकी सुंदरता के चलते नेक देते जाइए। कोकिला बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसकी सबसे प्यारी सहेली विनीता मुंह दिखाई की रस्म के लिए उठती है। वो सबसे पहले अंग्रेजन बहू का घूंघट ऊपर करती है और उसका गोरा चिट्टा चेहरा देखकर उसे मुंह दिखाई देती है। जिसके बाद वो भूमि का घूंघट ऊपर करती है। उसका घूंघट उठाते ही उसका काला चेहरा देखते ही वो घूंघट नीचे कर देती है। हे भगवान, इतनी काली बहू! कोकिला, तूने ये क्या कर दिया? अब तो तेरे पोते पोती भी काले ही होंगे। विनीता केवल अंग्रेजन बहू एलिना को ही शगुन देती है और भूमि को शगुन दिए बिना ही वहां से चली जाती है। जिसके बाद एक एक करके सभी औरतें आती हैं और मुंह दिखाई की रस्म करके जाती हैं। सभी औरतों में से केवल कुछ ही औरतें बेचारी भूमि को शगुन देती है, बाकी सभी अंग्रेजन बहू को ही शगुन देती है। इसी के चलते एक औरत कोकिला के कान भरने उसके पास पहुंच जाती है।
कोकिला, तेरा बेटा तो इतना सुंदर और खूबसूरत है, तूने इतनी काली बहू कहाँ से ढूंढ ली? काली बहू? क्या बात कर रही हो विनीता? मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, समझदार है और अच्छी खासी नौकरी भी करता है। वो किसी काले लड़की से तो शादी नहीं कर सकता। तुम खुद ही मुंह दिखाई कर लो, क्योंकि तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। विनीता के कहने पर आखिरी में कोकिला मुंह दिखाई के लिए जाती है। अपनी अंग्रेजन गोरी बहू को तो उसने पहले से ही देख रखा था। वो उसकी गोदी में उसका नेक रखती है और उसके बाद वो अपनी काली बहू की मुंह दिखाई के लिए उसका घूंघट ऊपर करती है। उसका काला चेहरा देखते ही वो जोर से चिल्लाकर अपने बेटे को बुलाती है। अरे बेटा, कहाँ गया तू? अंकित, जल्दी से यहाँ पर आ। ये तूने क्या गजब कर दिया? एकदम काली कलूटी कोयले जैसी लड़की से शादी करके तू उसे घर पर ले आया। कोकिला भूमि के सिर से घूंघट हटा देती है और उससे कहती है, अच्छा बहू, तो ये बात थी, इसी वजह से तू सारा समय घूंघट करके रहती थी। ये सुनकर भूमि रोने लगती है। तभी वहां पर अंकित आ जाता है। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? ये काली कलूटी इस घर की बहू नहीं बन सकती। माँ, ये काली है तो क्या हुआ? दिल की बहुत साफ है और काला गोरा कुछ नहीं होता। माँ, मैं भूमि से प्यार करता हूँ। मुझे पता था भूमि को देखने के बाद आप रिश्ते के लिए मना कर दोगे, इसलिए मैंने जानबूझकर भूमि की तस्वीर आपको नहीं दिखाई। और इसी के चलते तूने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है? तभी वहां पर फौरन से अंकित की बहन विशाखा भी आ जाती है। ये सब क्या चल रहा है? क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? अरे अब तू ही समझा अपने भाई को। इतनी काली कलूटी लड़की को हम इस घर की बहू कैसे बना सकते हैं? ओह माय गॉड, ये तो मेरी ब्लैक ब्यूटी है। सच कहा माँ, ये इस घर की बहू नहीं बन सकती। विशाखा के मुंह से ये सुनते ही अंग्रेजन बहू उठ खड़ी होती है और घूंघट हटाकर सभी से कहती है, तुम लोगों ने ये क्या तमाशा लगा रखा है? अरे घोड़ा खाला क्या होता है? हर रंग एक सम्मान है। भगवान ने दो ही तो रंग बनाए हैं, और फिर खाने लोग बुरे थोड़ी होते हैं। उनका दिल भी हम लोगों के जैसा ही होता है। उनके खून का रंग भी लाल ही होता है, और तुम जैसे लोगों ने ये खाली रंग को लेकर भेदभाव बनाया है। भगवान ने अगर तुम सभी लोगों को खाला बनाया होता तो तुम क्या अपने आप से भी इतनी ही नफरत करते? ये सुनते ही विशाखा और कोकिला हैरान रह जाती हैं। कोकिला को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते वो अपनी काली बहू से कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझसे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। लेकिन अंग्रेजन बहू ने बिल्कुल सही कहा। अगर हम भी काले होते तो हम अपने आप से कभी भी नफरत नहीं करते। इसीलिए अब मुझे तेरे काले रंग से कोई परेशानी नहीं है। कोकिला ऐसा कहने के बाद अपनी काली बहू को मुंह दिखाई देती है, जिसके बाद पूरा परिवार भूमि की मुंह दिखाई बहुत अच्छे से करता है और उस दिन के बाद से भूमि अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।